नमस्कार बच्चों। कल मैंने आपको एक्सरसाइज इस चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें 3.1 मैंने खुद बाद में जब बुक देखी तो मुझे पता चला 3.1 और 3.2 दोनों ही ग्राफीय बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये जो बुक है, जो मेरे पास बुक है, उसमें अलग अलग नहीं दिए हुए हैं। जो डॉक्टर मनोहर रे की बुक है उसमें ये सब मेथड अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन इस बुक में ऐसा नहीं है। और मैं आपको यही फोटो मैंने आपको कल भेजे हुए थे, जिसमें आपको कुछ दिक्कत आई होगी। तो मैं एक सवाल पढ़ रहा हूँ, 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपको सवाल को पहले तो बनाना है और सवाल बनाने के बाद उसको ग्राफीय विधि में निरूपण करना है। सिर्फ उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना। देखिए मैं पूरा सवाल पढ़ रहा हूँ। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो अब हमें बल्ला और गेंद की कीमत तो मालूम नहीं है। जब हमें बल्ले और गेंद की कीमत नहीं मालूम तो हम क्या करने वाले हैं इसमें? क्वेश्चन माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए और गेंद की कीमत बराबर y रुपए। ठीक है, अब देखिए पहले कोच ने क्या करा था, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी थी। जब एक बल्ले की कीमत x रुपया है तो 3 बल्लों की कीमत कितनी होगी? प्रश्नानुसार जो पहली इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 3 बल्ले 3x के हुए होंगे। अगर एक बल्ला 10 रुपए का है, 3 बल्ले आप खरीदोगे तो 3 गुणा 10 यानी कि 30 रुपए खरीदोगे। यही वैसे ही बिल्कुल अगर एक बल्ला x रुपए का है तो 3 बल्ले जब आप खरीदोगे तो 3 गुणा x यानी कि 3x के खरीदोगे। और 6 गेंदें खरीदी हैं प्लस 6 कितने में खरीदी है? 3,900 में। ठीक है, इसको आप छोटा भी कर सकते हो। अगर पूरी इक्वेशन में किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए तो डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मुझे दिख रहा है 3 से तीनों में डिवाइड हो रहा है, तो इसको छोटा कर लो 3 से डिवाइड करके। ये तो हो गया नंबर 1। ठीक है, दूसरी स्थिति है इसकी, और उसने एक बल्ला और 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी हैं। पुनः एक बल्ला खरीदा है तो एक बल्ला तो x का आया होगा। एक बल्ला कितने का आया होगा? x का। एक बल्ला और 3 गेंदें कितने की खरीदी है? 1,300 रुपए की। देखिए इतना करना। पहली एक्सरसाइज में आपके में ज्यामितीय निरूपण ज्यादा पूछा है। ठीक है, बीजगणितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण बाद में पूछा है, बीजगणितीय निरूपण ज्यादा पूछा है। तो जब भी बीजगणितीय निरूपण पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चंस का, तो इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज का, इसका बीजगणितीय निरूपण तो ये हो गया। जो आपने इक्वेशन बना दी, ये इसका बीजगणितीय निरूपण हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको इसका ज्यामितीय निरूपण और करना है। तो ज्यामितीय निरूपण आता है आपके ग्राफ में। ठीक है, तो आप उसमें ग्राफ जब बना लेंगे तो वो उसका ज्यामितीय निरूपण भी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब मैं आता हूं 3.2 एक्सरसाइज के जो ग्राफ वाले क्वेश्चन बता दिए थे, उसके अलावा जो क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं उस पर। 3.2 में आपके में ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, योग बनाइए, ग्राफी विधि से हल कीजिए। जैसे मैंने ये सवाल कराया है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरे में तो आपको इक्वेशन दी हुई है, आले की विधि से हल कीजिए। ठीक है, तीसरे में आले की विधि से हल कीजिए, चौथे में आले की विधि से हल कीजिए। हाँ, पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिद्ध की करें कि C का एक मान ऐसा है जिसके लिए निकाय माने युग्म जिसके लिए निकाय cx प्लस 3y इक्वल्स टू c माइनस 3 cx प्लस 3y इक्वल्स टू c माइनस 3 ये नंबर 1 हो गया, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है आपको 12x प्लस cy इक्वल्स टू c के अनेक हल या अनंत हल हैं, ठीक है। जब ऐसी कोई चीज होती है अनंत हल है, एक हल है या कोई हल नहीं है, तो वह मैं आपको बताता हूं। ये कंडीशन का यूज करा जाता है। अनंत हल की बात कर रहा है तो अनंत हल वाली कंडीशन आप ले लेंगे। सबसे पहले तो आप a1 a2 और a3 लिख लीजिए। तो a1 की वैल्यू यह कितनी है c, b1 की वैल्यू कितनी है 3, c1 की वैल्यू कितनी है c माइनस 3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे a2 की वैल्यू कितनी है 12। दूसरे समीकरण में देखेंगे ना x का गुणांक a2 होता है, b2 की वैल्यू कितनी है c और c2 की वैल्यू कितनी है c। देखिए जब आपको ये चीज इधर दी जाए, ध्यान रखना, जब आपको ये चीज बराबर के इधर दी जाए तो आपको वो चीज चिन्ह बदल के लिखनी होती है। अगर बराबर के इधर दी गई है तो बिना चिन्ह बदले लिखेंगे, जैसे चिन्ह में दी गई है वैसे चिन्ह में लिखेंगे। लेकिन अगर ये चीज बराबर के इधर दी गई है तो आप इसका साइन चेंज करके लिखेंगे, यानी कि मैं इसके आगे माइनस लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इसके आगे भी माइनस लग जाएगा। अब ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा हूं। हमें तो दिया है ना अनंत हल है, तो लिखेंगे चूंकि अनंत हल है इसलिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब इन सब में इनकी वैल्यू रख दीजिए। a1 की वैल्यू कितनी है भाई c, a2 की वैल्यू कितनी है 12, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है c इक्वल्स टू c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के c माइनस 3 ब्रैकेट में, और c2 की वैल्यू है माइनस के c, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है जब तीन कभी भी हम सॉल्व नहीं करते, दो दो को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं इन दो को लिए ले रहा हूं, सॉल्व हो गया c की वैल्यू आ जाएगी, फिर बाद बाकी उसका कोई यूज रह ही नहीं जाता है। देखिए मैं पहले ले रहा हूं c अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन c। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो c का मल्टीप्लाई c में करोगे तो क्या होगा c स्क्वायर, 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या होगा 30, ये c स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 36, तो c इक्वल्स टू क्या होगा अंडर रूट 36। और आप जानते हैं कि 36 का वर्गमूल प्लस माइनस के 6 होता है, तो इसके दो आंसर आ गए c के, एक तो आ गया प्लस 6 और दूसरा आ गया माइनस के 6। देखिए ये मैंने पहले दो लिए थे, ये जरूरी नहीं है कि पहले ही दो लेने हैं, आप दूसरे भी दो ले सकते हैं, मैं आपको वो भी करके दिखा रहा हूं। यदि आप दूसरे दो लेते 3 अपॉन c इक्वल्स टू माइनस c माइनस 3 अपॉन माइनस c, माइनस से माइनस कटा, c से ये c कट जाएगा तो रह जाएगा 3 इक्वल्स टू c माइनस 3, ठीक है। c 3 को इधर लाएंगे तो 3 प्लस के 3 हो जाएगा
इक्वल्स टू सी, तो सी इक्वल्स टू आ जाएगा 6। देखिए इससे भी आंसर आ गया। ठीक है, तो आप कोई से भी दो ले सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, और इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, कुछ अलग है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कई क्वेश्चन है, समीकरणों, ये एक समीकरण दिया है, ये दूसरा समीकरण दिया है, का ग्राफ खींचिए। सबसे पहला काम तो ये करना है ना आपको, कि जो दो समीकरण दिए हैं उनका ग्राफ खींचिए। आपको ग्राफ खींचना आता है। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। समीकरण एक से ऐसे लेते हैं, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जो बच्चे मेरे कल की वीडियो में नहीं थे या वो कल की वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो वो आज सीख लें कि समीकरण से ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये दोनों चीजें जब इधर ट्रांसफर करूंगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको एक ऐसे लाइन खींचते हैं जिसमें x और y लिख लेते हैं। अब मैं यहाँ y की वैल्यू लगाता हूँ, कुछ भी लगाते हैं अपनी मर्जी से। y इक्वल्स टू 0 रखने पर, जब y इक्वल्स टू 0 रखोगे आप, तो 0 माइनस 1 इट मींस -1 आएगा। तो x की वैल्यू -1 आई जब y इक्वल टू 0 रखा। अब मैं रख रहा हूं, इसमें रखते हैं वैल्यू, अब मैं रख रहा हूं y इक्वल्स टू 1 रखने पर, तो जब x इक्वल्स टू y की जगह मैं 1 लगाऊंगा, 1 माइनस 1 सॉल्व होकर 0 आएगी। तो x की वैल्यू 0 आई कब, जब मैंने y की वैल्यू 1 लगाई। फिर y इक्वल्स टू 2 रखने पर, जब मैंने y इक्वल्स टू 2 रखा तो x की वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 इट मींस 1। तो x की वैल्यू 1 आई जब मैंने y की वैल्यू 2 रखी थी। एटलीस्ट 3 मान इसके निकाले जाते हैं, वो मैंने 3 मान आपको निकाल के दिखा दिए। अब मैं ले रहा हूं दूसरी इक्वेशन समीकरण 2 से। ठीक है, अब समीकरण 2 है। समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है आपको, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ मैंने x की वैल्यू निकाली थी, x को y की टर्म में निकाला था। ये जरूरी नहीं है कि x को ही y के टर्म में निकाला जाए, आप y को भी x के टर्म में निकाल सकते हो। मैं यहाँ देखिए y को निकाल रहा हूँ, तो आएगा 12 माइनस के 3x आएगा, y की इक्वल्स टू आ जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। इज दैट क्लियर? अब इसके लिए भी एक लाइन बना लीजिए आप, x और y, क्योंकि इसके भी हमें 3 मान निकालने हैं। अब रखिए x इक्वल्स टू 0 रखने पर, x इक्वल्स टू जो आपने 0 लगाया, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 12, ये तो 0 हो जाएगा, तो अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू 6 आई, कब आई, जब x की वैल्यू 0 रखी थी। अब x बराबर 4 रखने पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान रख सकते हो, बस ध्यान रखना छोटा रखे मान, ताकि ग्राफ छोटा बने। y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 4, तो जी आ जाएगा 12 माइनस 12 अपॉन 2, यानी कि 0। 12 माइनस 12 0, 0 अपॉन 2 0। तो y की वैल्यू 0 आई जब मैंने x की वैल्यू 4 रखी। अब एक और वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ रख दे रहा हूं, आप देखने लेना, मेरे पास नीचे जगह नहीं है। x इक्वल्स टू 6 रखने पर, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, 12 माइनस 3 इंटू 6 अपॉन 2, तो 12 माइनस 18 अपॉन 2, ये आ गए माइनस के 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस के 3। तो y की वैल्यू माइनस 3 आई जब मैंने x की वैल्यू 6 लगाई। ये दोनों इक्वेशन के आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ये कोऑर्डिनेट होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये चीज कोऑर्डिनेट कहलाती है। कोऑर्डिनेट को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं,
-1, 0। पहले सदैव x का मान, बाद में y का मान। अब देखिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। x अक्ष और y अक्ष। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है भाई दोनों टेबल में? 6 मुझे दिख रही है। तो आप स्केल से एक एक खाने को एक एक का मान लेंगे, तो 6 खाने बनानी है आपको। चारों तरफ 6 खाने बना दीजिए आप। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश, ये y डैश। अब पहला कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन मूल बिंदु, ठीक है। अब पहला कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है? -1, 0। -1, 0। मैंने क्या कहा? यहां मूल बिंदु पे खड़े होते हैं हमेशा। अब बोल रहा है x की प्लस की वैल्यू सारी इधर होती है, माइनस की वैल्यू इधर होती है। y की प्लस की वैल्यू ऊपर होती है, माइनस की वैल्यू नीचे होती है। तो वो क्या बोल रहा है? पहले -1 बोल रहा है, यानी कि आप -1 पे आइए। और y पे कितना जाना है आपको? 0, यानी कि कहीं नहीं जाना, यहीं रुक जाएंगे। ये पॉइंट हो जाएगा, इसको ऐसे पॉइंट आउट कर देते हैं। सेकंड है 0, 1। आप यहां थे, आपको x पे कितना जाना है? 0, और y पे कितना जाना है? 1, यानी कि ये रहा पॉइंट आपका, ठीक है। तीसरा पॉइंट है 1, 2। फिर आप यहीं से चलेंगे, x पे कितना चलना है? 1, और y पे कितना चलना है? 2। ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। इसको आप स्केल से मिला देंगे। जब आप इसको स्केल से मिलाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। आप इसको ग्राफ पे करें, और जिन बच्चों के पास अभी ग्राफ कॉपी नहीं है वो अपनी कॉपी में स्केल से मेजर करके करें, ताकि क्वेश्चन सही तरीके से निकल सके। ये देखिए, ये मैंने पहली लाइन बनाई हुई है, ठीक है। अब मैं यही दूसरी लाइन बनाने जा रहा हूं। दूसरी लाइन ये रही मेरे पास। इसके कोऑर्डिनेट है 0, 6। यहां से चलेंगे, x पे कितना चलना है आपको? 0, y पे कितना चलना है? 6। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0 पॉइंट, ठीक है। दूसरा 4, 0। यहां से चलिए, x पे कितना चलोगे? 4। 1 2 3 4, और y पे कितना चलोगे? 0, तो ये रहा पॉइंट। फिर है 6, -3। अब x पे जाएंगे 6, और y पे जाएंगे -3। y पे -3 नीचे चलना होता है, ये रहा पॉइंट। इसको भी अब हम स्केल से मिलाते हैं। ये बन गया, ये मैंने स्केल से मिला दिया इसको भी, ठीक है। यही आपसे करने को इस सवाल में कहा गया था कि दोनों का ग्राफ खींचिए। इतना काम आप कर चुके। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, बना ली। अब इसके बाद क्या कह रहा है? इन रेखाओं से बने त्रिभुज, सॉरी यहां से x अक्ष और इन रेखाओं, x अक्ष और इन रेखाओं से बना त्रिभुज। देखिए बात ध्यान रखने वाली है, किस अक्ष की बात कर रहा है वो? x अक्ष की। तो रेखाएं तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, और x अक्ष जो नीचे वाला है, तो x अक्ष और इन रेखाओं से कौन सा त्रिभुज बनना है? ये बनना है a, b और c। दिख रहा होगा आपको, मैंने x अक्ष लिया है। अगर y अक्ष की बात करता हो कि y अक्ष और इन रेखाओं से कौन सा त्रिभुज बनता है, तो ये बनता फिर a, b और c, क्योंकि उसमें y अक्ष आता, ठीक है। तो जिस अक्ष की बात करें आप उसी अक्ष को लेंगे। तो ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? 2,3। 2,3। इसके निर्देशांक आपको पता ही है, -1, 0। इसके निर्देशांक आपको पता ही है, 4, 0। ये तो निर्देशांक हो गए।
एक और चीज वो कह रहा है कि इसको छायांकित कीजिए। छायांकित करने का मतलब होता है इसको कलर करना है ऐसे। इसको आप ऐसे कलर कर दीजिए इस तरीके से। इसको जब कलर कर देंगे ये छायांकित त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप 3.1 और 3.2 पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज आएगी आपके सामने। ठीक है, हो सकता है मैं एक वीडियो में ही 2 एक्सरसाइज आपको दे दूं। तब तक के लिए गुड बाय।